बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी रिश्ते का ओटीजी। माँ का बहुत पुराना शौक है। बाजार में जो भी बढ़िया पकवान दिखे, जब तक वो खुद घर में नहीं बना लेंगी तब तक चैन नहीं मिल सकेगा। देसी व्यंजन तो अपने चूल्हे चौके में हो जाता था, लेकिन जहाँ बात आती थी केक, पिज्ज़ा जैसे परदेसी पकवानों की, वहाँ माँ थोड़ा गड़बड़ा जाती थी। कुकर में केक का ट्रायल आज भी होता रहता है और तवे पे पिज्ज़ा का, पर बेकिंग तो भट्टी में ही होती है। उसमें जो बात है ना, वो बात जो केक, बिस्किट, पिज्ज़ा, पास्ता में स्वाद की आत्मा बन के आती है, वो अपने देसी बर्नर वाले चूल्हे से भला कैसे आएगी। वैसे यही बात अपने देसी पकवानों के मामले में भी तो लागू होती है। अब छोले भटूरे, बिरयानी, बाटी चोखा, तंदूरी रोटियां, ये सब जब पारंपरिक तरीके से बनेंगे तभी तो लजीज कहलाएंगे। हर चीज का अपना औजार है भाई। इसीलिए बनने को बन तो सब जाता था, लेकिन मजा नहीं आता था। माँ, मैं और मेरा बड़ा भाई, हम 3 लोग होते थे घर में। हम दोनों की हिम्मत तो नहीं होती है कहने की कि मजा नहीं आया, हैं करके खा लेते। लेकिन अन्नपूर्णा का अभिमान हमारी असंतुष्ट आत्मा को देख लेता था। उन्हें भुक्खड़ भक्तों की अतृप्त आत्माओं की कराहटें साफ सुनाई दे जाती। अतः ओटीजी पर गाड़ी अटकी हुई थी। आप कहेंगे कि तो भाई ले क्यों नहीं लेते? नहीं ले सकते फिलहाल। नहीं, ऐसी कोई दुख भरी कहानी नहीं है, बस वास्तविकता है थोड़ी सी। पिताजी के गुजरने के बाद घर उनकी पेंशन पे चलता है। भैया खुद का इंतजाम कर लेता है किसी तरह। मेरी पढ़ाई पूरी हुए 3 साल हो चुके हैं। नौकरी अभी लगी नहीं है। नहीं, ये भी नहीं कि कंजूस हैं हम लोग या कोई कमी हो। भावनाएं और छोटी छोटी खुशियां भी बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए। बस और कोई मौका होता तो भैया और मैंने अभी तक मिलके खुद ही गिफ्ट कर दिया होता। दरअसल भैया और मैं बहुत कम उम्र में बड़े हो गए थे। पापा तो है नहीं, इसलिए खुद ही कुछ फैसले ले लिया करते हैं। घर में क्या चीज़ आएगी और क्या नहीं, ये माँ ही तय करती है, और ओटीजी उस लिस्ट में बहुत नीचे आता है। कब तक मैं ही कमर तोड़ती रहूंगी? तेरे भाई के लिए बहू ले आऊं, तेरे हाथ पीले कर दूं, तब सोचूंगी ना तुम्हारे इस ओटीजी के बारे में। मैं लड़ पड़ती। केक तो जला देती हो माँ, पिज्ज़ा बनते बनते वो रोटी बन जाता है। इससे अच्छा तो मैं शादी कर ही लूँ, तब तो तुम सोचोगी ना ओटीजी के बारे में। ओटीजी ना हुआ कोई पहाड़ हो गया। इसके नाम से ही माँ और मेरी बहस हो जाती है। माँ भी तो कम नहीं है, लड़ पड़ती हैं, उलझ जाती हैं, बिल्कुल जैसे हम उम्र हो मेरी। 10-12 दिन पहले की बात है, मैं कार्तिक से फ़ोन पे चैट कर ही रही थी कि घर पे एक फ़ोन आया। ये माँ के लिए दूसरा मनोरंजन है। लैंडलाइन रिसीव करने में पता नहीं उनको क्या आनंद आता है। मजाल उस फोन की कि 2 घंटे के बाद तीसरी बज जाए। हेलो, विनीता जी से बात हो रही है? हाँ जी, बोल रहे हैं। मैं सरोज बोल रही हूँ, देहरादून से। जी बोलिए। अच्छा, आपको तनुश्री ने मेरे बारे में बताया नहीं? घर में इतनी शांति थी कि रिसीवर से बाहर तक आवाज आ रही थी। माँ मुझे अजीब नजरों से देख रही थी और मैं उन्हें। माँ को फोन पे बात करते हुए सुनने में मैं ऐसे खोई कि कार्तिक को यह भी नहीं लिख सकी कि बाद में बात करते हैं। माँ जो पिछले 5 मिनट से मुझको घूरे जा रही थी। अंत में उन्होंने फोन रखा और मेरे फेफड़ों ने ढेर सारी हवा खींच ली, क्योंकि मुझे 100% आसार लग रहे थे कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो हवा निकलने वाली है। माँ ने मेरा रुख किया। देहरादून से फोन था, कार्तिक की माँ का। मेरे मन में घबराहट बिल्कुल नहीं थी, बल्कि गुस्सा था। इस कार्तिक की हिम्मत देखो, मुझसे ठीक इसी समय चैट पे बात कर रहा है और बता नहीं रहा कि इसकी माँ मेरी माँ से बात कर रही है। पहली बार, बिना मुझसे पूछे। जबकि आज तक उसने मुझे अपनी माँ से मिलवाया भी नहीं था। सीधा मेरी माँ को कॉल। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं भी इसके लिए तैयार ही नहीं थी। अब माँ क्या कहेंगी, भैया क्या कहेगा? माँ वो मैं बताने वाली थी, पर लेकिन माँ को दिलचस्पी मेरी सफाई में कहाँ थी। उनकी दिलचस्पी तो कार्तिक में थी। फिर माँ ने उसके बारे में पूछना शुरू किया और मैंने बताना। 4 साल पहले कैसे उससे मिली, पहली मुलाकात में ही लड़ पड़ी थी उससे।
फिर मुझे मनाने के लिए सारी रात जाकर मेरी असाइनमेंट लिखी थी उसने। एक मेरे अलावा किसी से बातें नहीं करता था इतनी। कोई इक्का दुक्का ही दोस्त होंगे। चुपचाप सा, खामोश सा रहता था। लड़का तो ठीक लग रहा है मुझे, बस अभी कमाता नहीं है तो काम कैसे चलेगा इनका। वो उनका खेत खलियान वगैरह है पौड़ी गढ़वाल में। उसके पिताजी नहीं हैं, मामा लोग हैं, सब देखते हैं। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है वैसे। मैंने एक पल में ये सारी बात इन्फॉर्मेशन की तरह माँ के सामने उड़ेल दी और उनसे छुट्टी पाई। ठीक है, अब जब तुम दोनों ने ठान लिया तो मुझे क्या दिक्कत होगी। माँ ने हाँ में सर हिलाया और उठकर अपने कामों में लग गई। ये बात पचाना मेरे लिए आसान नहीं हो रहा था। अभी तो ओटीजी तक खरीदने का प्लान ठीक से नहीं हुआ था। इस महीने लेंगे या अगले महीने, भैया के पास कितने पैसे हैं कुछ खबर ही नहीं थी। और अब सीधा शादी की बात। इतना खर्चा कहाँ से करेंगे। क्या माँ कोई एफडी तुड़वाएंगी या भैया से कोई लोन लेने को कहेंगी। माँ को बहुत समझा बुझाकर मैंने मना लिया कि भैया से मैं खुद कहूंगी। अगले दिन जब उसके सामने मैंने ये खुलासा किया तो बिल्कुल डिट्टो हिंदी फिल्मों के बापों की तरह उसका पहला रिएक्शन था, तो कब से चल रहा है ये। मैंने सोचा, वाह, यहाँ थोड़ा हुआ ड्रामा जो मैं देखने को तरस रही थी कल से। ये बंदा कुछ ट्विस्ट लाएगा। अगर ये प्रेम कहानी है तो इसका अंजाम इतना सूखा सूखा कैसे चलेगा भाई। मैं नहीं कहती कि लैला मजनू या वीर ज़ारा बन जाए जिंदगी, लेकिन फिर भी आखिर दोस्तों को क्या बताऊंगी। इतनी बोरिंग भी किसी की प्रेम कहानी होती है कि लड़के की माँ का फोन आया, माँ ने बात की, माँ ने मुझसे पूछा, मैंने कहा शादी करनी है और माँ बोली ओके और उठ के चली गई। अरे अगर ओटीजी की कीमत पर शादी हो रही है तो मामला उतना ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना। भैया के सवाल पर मैंने उसे बैठकर पूरे 2-2.5 घंटे में अपनी गाथा सुना डाली। पहली बार ऐसा हुआ कि वो बस चुपचाप मुझे सुनता गया। एक शब्द नहीं बोला, बीच में एक बात नहीं काटी। उसकी चुप्पी देखकर मैं कहानी सुनाते सुनाते मन ही मन सोच रही थी कि हाय, ऐसा सज्जन बना बैठा, कितना अच्छा लग रहा है। पक्का इसके दिमाग में खुद के बड़ा भाई होने का धर्म निभाने की बातें चल रही होंगी, भले इससे निभ पाए ना पाए। अच्छा, तो इसीलिए माँ मेरे पीछे पड़ी है कल से नहा धो के कि बैंक में पता कर, एफडी मैच्योरिटी के पहले ही तोड़ेंगे तो कितना नुकसान होगा। उस पड़ोस वाले शर्मा जी के लड़के की शादी कौन से हॉल में हुई थी, तो तू है मेरी जिंदगी का जहर। तुझे मेरी इतनी कथा सुनने के बाद ये सूझा बोलने को। अरे तो तेरी जिंदगी है, जब तूने सोचा है तो होगी कुछ बात उस लड़के में। मेरी तरफ से हाँ है, जाओ सदैव सुहागिन रहो। ओहो, अब मेरा पूरा डेस्कटॉप तेरे कमरे में शिफ्ट करना पड़ेगा। अरे यार, इतना बड़ा बेड इतने छोटे दरवाजे से कैसे घुसेगा। ये है सच्चाई हमारे भारतीय भ्राताओं की। मौका परस्त, लापरवाह, बेशर्म, ढीठ। मेरी पूरी 2 घंटे की कहानी में ये सिर्फ यही सोच सोच के खुश हो रहा था कि शादी होकर मेरे जाते ही मेरे कमरे पे ये कब्जा कैसे करेगा और क्या उटपटांग की सजावट करेगा। बचपन में माँ ने कस के मरम्मत करनी चाहिए थी तेरी, बेशर्म कहीं का। बाकी का पूरा झगड़ा एकदम वैसे ही हुआ जैसे बचपन से आज तक चला आ रहा है। मैं माँ माँ करके चिल्लाई, माँ ने भैया की क्लास लगाई और कुछ हुआ न हुआ पर भैया के साथ थोड़ा सा बचपन जी आई मैं। पापा के गुजरने के बाद जब मेरा बड़ा भाई रस्मों से खाली हो गया था, तब बस उस एक दिन मेरे साथ बैठकर न जाने कितनी ही बातें कर गया था। उस दिन हम दोनों ने अपने बचपने को अलविदा कह दिया था। हमें अपनी माँ की फिक्र थी। भैया ने खुद को किसी रिश्ते में बंधने नहीं दिया था। वो इंतज़ार करता रहा कि पहले बड़ी जिम्मेदारियां पूरी हों तब कुछ सोचेगा। वैसे भी प्यार के बारे में वो कुछ और ही सोचता है। उसका मानना है प्यार सिर्फ लकी लोगों को होता है तनु। ये सुख पाना हर कोई चाहता है पर मिलता बहुत कम लोगों को है। इसके पीछे क्या पड़ना बेकार में, अपना काम देखना है बस। भाग्य में होगा तो खुद ही आएगा। बस खाली उस दिन लगा था कि वो बड़ा भाई है। उसके बाद तो घर में सब लोग बस जितना हो सके खुद को जिंदा दिल दिखाने और सब कुछ नॉर्मल रखने में जुट गए। और ठीक यही नियम, यही फिलॉसफी ओटीजी पर भी फिट बैठती थी। बस भाग्य में होगा तो खुद ही आएगा। दिल्ली पहुंचते ही पहले तो फोन पे मेरा कार्तिक से जबरदस्त झगड़ा हुआ। इस बात की भनक मैंने माँ को नहीं लगने दी। वो बेचारा बस रिरियाता रह गया। आखिरकार मुझे समझ में आया कि इसमें उसकी भी गलती नहीं थी।
उसकी माँ और मामा पिछले 2 सालों से कार्तिक की शादी के लिए उसको लड़कियों की फोटो दिखा रहे थे। ऐसे में उसे मेरे बारे में बताना पड़ा और वो बेचारा कहाँ जानता था कि उसकी माँ लपक कर मेरी माँ को फोन घुमा देंगी। अरे ऐसे मत बैठे रहिए, कुछ ऑर्डर कर लीजिए। कार्तिक, वो बुलाओ जरा वेटर को। अजीब सी शांति छाई थी उस भीड़ भाड़ भरे रेस्टोरेंट में। उन लोगों की तरफ से सिर्फ कार्तिक के सबसे बड़े मामा ही बड़बड़ किए जा रहे थे, जो मुझको बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद अपनी जमीन खेती की धौंस अभी ही जमा लेना चाहते थे। कार्तिक इनके बारे में मुझे पहले ही बता चुका है। इसके बाद मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि आज कार्तिक का रुख क्या है। यहाँ वैसे तो बिंदास बात करने वाली मेरी माँ शायद कार्तिक के मामाओं और बाकी के रिश्तेदारों से घबरा सी गई है। मुझे नहीं पता था कि ये पूरा खानदान ही चला आएगा। सिर्फ बातचीत के लिए इतने सारे लोगों की क्या जरूरत है? पता होता तो भैया को भी जबरदस्ती उसके दड़ियल मुच्छड़ दोस्तों समेत खींच लाती। माँ क्या खाओगी बोलो? बोल दो कुछ भी, डोसा वगैरह। डोसा? कार्तिक की माँ की नाक चढ़ाई। इतने बड़े रेस्टोरेंट में आकर कोई डोसा खाता है? रुकिए हम बताते हैं, लाइए वो मेन्यू। ये कहकर उन्होंने मेरी माँ के हाथ से मेन्यू कार्ड खींच लिया। मेरी माँ ने मेरा मुंह देखते हुए अपने हाथ समेट लिए। फिर शायद खुद की यहाँ भूमिका उनको याद आ गई होगी। उन्होंने अपनी कुर्सी के बगल में रखा वो बड़ा सा गिफ्ट रैप झिझकते हुए अपने हाथों में लिया और टेबल के ऊपर लाकर कार्तिक की माँ की तरफ बढ़ाने लगी। अरे ये सब मत कीजिए आप, अब ये सब सगाई में है, अभी सिर्फ बात होगी। रखिए उसे वहीं अपने बगल में। कार्तिक के मामा अपनी उसी ठसक से उठे और मेरी माँ को जैसे हुक्म कर दिया। साफ था माँ की उनके सामने हिम्मत नहीं थी आगे कुछ कहने की। मैं बस अपनी कुर्सी पे बैठ के ये सब तमाशा देख रही थी। कार्तिक मुझसे नजरें नहीं मिला रहा था। माँ भैया के पीछे पड़ पड़ कर पता नहीं क्या लेके आई थी अरमानों में संजो के। इतना बड़ा सा डिब्बा जिसको लाने के लिए अपने सामान से भी समझौता करना पड़ा, और इसके मामा ने बिना सोचे हमें वापस ले जाने पर मजबूर कर दिया था। कार्तिक और मेरे परिवार में एक बड़ा फर्क था, सोच का, साफ दिख रहा था। अजीब बात है ना, जिस दिन कार्तिक की माँ का फोन आया था मेरे पूरे खानदान ने उसी दिन अपना मन बना लिया। मेरी खुशी का ख्याल रखते हुए अपने सारे ख्यालात बस यूं ही निगल गए। काश कोई तो होता कुछ कहने वाला, काश पापा होते यहां। तो बहू अभी क्या करती हो? कार्तिक के मामा ने जमीन नापना छोड़कर मुझसे सवाल किया। सीधे बहू, और बात भी प्रेजेंट की सिर्फ, फ्यूचर का कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा। वो मामा 2-3 जगह इंटरव्यू हैं अगले 2 महीने में, तो बस फिलहाल तो उम्मीद कर रही हूँ कि सब अच्छा हो। अरे तब, लेकिन अब कैसे कर पाओगी ये सब? कार्तिक की माँ मेन्यू से बाहर निकल आई। हाँ भाई, अब सगाई शादी से फुर्सत कहाँ मिलेगी किसी को कि तुम नौकरी वोकरी कर पाओ, सच में। पर मामा जी, कार्तिक और मैंने तो ये पहले ही। अरे तो कोई मना कहाँ कर रहा है भाई, हम बहुत मॉडर्न ख्याल वाले लोग हैं। शादी करके खाली हो जाओ तो देहरादून में लगवा देंगे कहीं, प्राइवेट ही तो है, इसमें क्या तैयारी करनी है। उनकी इस बात के बाद मैंने अपनी माँ का मुंह देखा, जो थाली से तंदूरी नान और पनीर बटर मसाला से संघर्ष में खुद को उलझाए हुई थीं। उनके पैमाने पे खाना एकदम खरा नहीं था। बड़े रेस्टोरेंट की धौंस देने वाले इन नादानों को मेरी माँ की पाक कला का क्या पता। अगर यहाँ की रसोई में घुस जाएं तो होटल वाले इनको जाने ही ना दें कभी। शहर का ऐसा कोई पकवान नहीं जो उनको ना आता हो। माँ इस नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले रेस्टोरेंट का खाना बिना पसंद के सिर्फ मेरे लिए कैसे निगल रही हैं ये मैं ही जानती हूँ। मैं ये भी जान गई थी कि अगर माँ चुप हैं तो इस शादी के बारे में उनका क्या ख्याल है। मुझे इतने सालों बाद पता चला कि माँ के संस्कारों ने हमें जो आज़ादी दी है वहीं जिम्मेदारी भी दी है खुद की। इसका मतलब यही है कि शुरू से ही ये फैसला मुझ पर है। मेरी जिंदगी का फैसला जो आज होने जा रहा है किसी दूसरे की मर्जी से। मामा जी की कई सिलबट्टों से भी वजनी बातें और कार्तिक की माँ का अविचलित व्यक्तित्व और वहाँ लड़के वालों की तादाद ने माहौल ऐसा जकड़ लिया था कि मैं और मेरी माँ अकेले पड़ गए। बस ये पनीर बटर मसाला खत्म होने का इंतजार करने लगे। माँ पर दया आने लगी। उन्हें अकेला महसूस ना हो इसलिए धीरे से उनसे हल्की बातें करना शुरू किया। ये डिब्बे में क्या इतना भारी सा? ओटीजी है ना, वो जो देखा था। तुम ओटीजी देने वाली थी इनको? अरे अब इनको अपन क्या ही दे पाएंगे। अच्छा हुआ ले चलो वापस, फालतू बेइज्जती हो जाती। सगाई में देने के लिए ठीक है। वाह,
देखिए, इसे कहते हैं माँ। उनकी बातें सुनने के बाद मैं कार्तिक की माँ को देखने लगी। सोच रही थी कि क्या उनमें ऐसा कुछ होगा कि शादी के बाद मुझे उनसे भी मेरी माँ जितना प्यार हो जाए। कार्तिक बहुत अच्छा लड़का है, सीधा सा है, प्यारा सा है, खुलेआम हाथ पकड़कर चलने में भी झिझकता है। मेरा उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा होना और शादी के बाद मेरा कमाना, ये सारी जो दकियानूसी बातें कार्तिक के परिवार वाले बोल रहे थे, उसके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर शादी सिर्फ दो लोगों की कहाँ होती है? शादी तो दो खानदानों की होती है। खानदान जैसे ये पनीर बटर मसाला और मसाला डोसा, एक साथ एक ही मेज पर, जो यहाँ नहीं है। मसाला डोसा का टेबल से गायब होना मुझे अखर गया। हम लोग वापस अपने घर, अपने इस छोटे से शहर में आ चुके थे, उन लोगों की तरफ से अगले महीने सगाई की तारीख तय करके। वहाँ दिल्ली की बातें अब भी दिमाग में घूम रही थीं। मानिए या ना मानिए, मैं फैसला वहीं करके चली आई हूँ। दिल्ली से वापस आने के बाद माँ को तो बस देखते बनना था। मासी और नानी को फ़ोन लगाकर रस्मों की बहस घंटों दिनों तक चलती। भैया को कन्यादान करवाने के लिए मनाया जा रहा था, वो भी भाव खाने में कम उस्ताद हैं। ये सब देख के किसी को लगेगा कि माँ कितनी खुश हैं। असल क्या है ये मुझे उस दिन पता चला जब मैं एक इंटरव्यू देकर घर पहुंची। माँ 500 के नोट की गड्डियाँ गिन रही थीं। ये क्या है? पीएफ तोड़वाया ना आज, बस वही देख रही थी। माँ ने बिना मेरी तरफ देखे कहा। माँ के कहने पर अब मुझसे और रहा नहीं गया। बस बात आगे बढ़ जाए इससे पहले इसको यहीं रोकना ज़रूरी है। माँ रुको। मैंने माँ का हाथ थामा तो माँ आंखें बड़ी करके मेरी ओर देखने लगी। माँ, मैंने कार्तिक को मना कर दिया है। आई एम सॉरी। और ये कहते ही मेरे आंसू गिरने लगे, आवाज़ भारी होने लगी। पर मैं रुकी नहीं। मैं भी शादी नहीं कर सकती माँ। मुझे लगा जब तुमको पता लगा तो तुम लोग कुछ कहोगे कि अभी क्यों, इतनी जल्दी नहीं, मत कर वगैरह। पर सब कुछ अपने आप इतना जल्दी होता चला गया कि मैं कुछ सोच ही नहीं पाई। तभी सोचूं कि सब तो तेरे मन का हो रहा है, फिर भी तेरा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? इसके आगे कुछ कहने की जरूरत ही खत्म हो गई थी। माँ थी ना मेरी, मेरे मन को ना पढ़ पाती। माँ की आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी रोने वाली हैं, पर नहीं, उनकी आंखों में एक सुकून था, जैसे बोझ उतर गया हो सीने से। अच्छा हुआ मना कर दिया तूने। लड़का तो ठीक था पर घर वाले बड़े अजीब थे उसके। कैसे रहती उनके साथ? वैसे भी इतनी पढ़ाई की है ताकि ढंग की नौकरी कर सके, उसका कोई मोल नहीं क्या संसार में? ये क्या बात हुई कि प्राइवेट ही तो है, प्राइवेट वाले मेहनत नहीं करते? आसान होता है क्या है? मेरे सारे आंसू जैसे गायब हो गए और मुंह पर लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। उनकी बात पर हाँ करने के लिए इतनी गर्दन हिली कि जैसे आने वाले कई सालों तक हर बात के लिए हामी भर रही हो। फिर माने की वो माँ वाली बात। अब ये ओटीजी का क्या होगा? ओटीजी? अब छाया घर में सन्नाटा जो रिश्ता टूटने पर भी नहीं छाया था। सब सोच में पड़ गए। तभी माँ उठी और डब्बा लेकर भीतर चली गईं। कुछ देर में रसोई से खुशबू आने लगी। ताज़ा ताज़ा कुछ बेक हो रहा था। हम भुक्खड़ भक्तों की लार टपक गई और हमारी अन्नपूर्णा का अभिमान तुष्ट हो गया। बस इतनी सी थी ये कहानी।